Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start the second lecture of first chapter of chemistry, which is atomic structure. So let's continue. So the electron shells contain the subshells and the orbitals. अच्छा, अब इस बात का मतलब ये हुआ कि आपका इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो कंटेन क्या करता है, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स. अच्छा, ये बात नई नई लग रही है, क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले अभी तक सबशेल्स की बात नहीं की थी. हमें यही पता था कि हमारे पास अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को किसी आपका शेल्स के अंदर फिल करना है तो वो इसी तरह करना है कि पहला शेल जो है, जो हमारे पास पहला शेल होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा और बाद वाले हम 8 करके इस तरह करके करते रहते थे कि जब तक हमारे पास नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो जाते. लेकिन वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत था, वो ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट था. अब आते हैं एएस के कॉन्सेप्ट के ऊपर. एएस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम्स के, वो क्या करेंगे, वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर होंगे. सही है. तो ये अभी बात क्या लिखी हुई है, इन द मॉडर्न मॉडल ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स नोन एज द शेल्स. तो बेसिकली हमें ये बात पता चली कि शेल क्या है. शेल आपका एनर्जी लेवल है. बेसिक अभी ये बात पता चल गई कि हमारे पास शेल क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं. हर शेल के एक अलग एनर्जी लेवल है, मतलब कि हर शेल की अलग एनर्जी है. सही है ना. अच्छा, अब हर शेल की एक अलग एनर्जी है. तो अब हमें ये बात हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि द शेल दैट आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी या हाईएस्ट एनर्जी. कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो कि दूर, यानी कि एक हमारे पास सब शेल, मतलब कहने का कि ये न्यूक्लियस है, एक शेल ये रहा और एक आउटर मोस्ट शेल. जो आउटर मोस्ट शेल है ना, इसकी जो आपका इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी. अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम अभी देख लेते हैं कि जैसे हमें पता है कि आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं. अब जो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो करीब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर ज़्यादा लगेंगी, और जो जितना दूर होता जाएगा उसके ऊपर वो फोर्सेस का इफ़ेक्ट उतना ही, या उस फोर्सेस का इन्फ्लुएंस उतना ही कम से कम होता जाएगा, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी क्या होगी, वो ज़्यादा रहेगी. अब जो करीब में इलेक्ट्रॉन हैं तो सबके पास, सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम एनर्जी, लेकिन करीब में उस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में होने की वजह से उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई. हालांकि जो दूर है, यानी कि जो फर्दर है, तो उसकी क्या एनर्जी है, उसकी एनर्जी कम उस तरीके से नहीं हुई जितनी जल्दी से उस करीब वाले शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो गई. सही है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है ईच शेल इज़ डिफाइंड बाय द क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर. अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर का मकसद कहने का ये, अभी आसान रखते हैं कि शेल है. सही है. अब हम उसको शेल को क्या कह रहे हैं कि यार ये एक जो है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर के हिसाब से इस शेल को हम नाम दे दिया कि क्वांटम नंबर 1, क्वांटम नंबर 2, क्वांटम नंबर 3 करके हम जो है ना इन शेल्स को बोला करेंगे. सही है. फिर उसके बाद दीज शेल्स फर्दर डिवाइड्स इनटू दी सब शेल्स. अब इन्हीं शेल्स के क्या होंगे, डिवीजन होंगे. किसके अंदर? सब शेल्स के अंदर डिवीजन होंगे. सही है. विद द डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स. अब इन सब शेल्स जो होंगे ना, एक ही सेल के अंदर जो सब शेल्स हैं, यानी कि एक शेल है उसी के अंदर जो सब शेल्स हैं ना, यानी कि उसको डिवाइड कर लिया अगर मैंने, तो उसी सब शेल के अंदर ही क्या होगा, अलग अलग एनर्जी लेवल्स के उसी शेल के अंदर क्या होगा, अलग अलग एनर्जी लेवल्स के सब शेल्स मौजूद होंगे. सही है. बेसिकली जिनका नाम क्या रखा हमने, लेबल्ड एज दी SPDNF. सही है. ये हमारे सिलेबस में इतने ही हैं अभी सब शेल्स. अच्छा, विद ए डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अब ये जो सब शेल्स हैं ये भी अपने अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेंगे. अब हमें ये बात समझ में आ रही है ये कितना मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि अगर देखा जाए तो शेल के नंबर्स के अंदर जो शेल हैं वो एनर्जी लेवल्स उनके अलग होंगे, यानी एनर्जी लेवल्स अलग होंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे. फिर हर शेल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ द सब शेल्स मौजूद होंगे, और फिर डिफरेंट नंबर ऑफ द सब शेल्स के अंदर जाहिर सी बात है जब अलग अलग टाइप के सब शेल्स मौजूद हैं, अलग अलग नंबर्स के सब शेल्स मौजूद हैं, तो अब उन सब शेल्स का क्या होगा, उन सब शेल्स के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन का जो आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या हो रहे होंगे, वो वेरी हो रहे होंगे, वो भी क्या हो रहे होंगे, उनके अंदर बेसिकली डिफरेंस आ जाएगा. सही है. अच्छा, द टेबल शोज द कैपेसिटी ऑफ ईच सब शेल. ये बात हल्के हल्के तरीके से हमें समझ में आएगी. अभी पहले हम समझते हैं कि जो सब शेल्स की जो कैपेसिटीज़ हैं हम उनको याद करते हैं. ये टेबल आपको हिफ्ज़ होना चाहिए.
कि एस सब शेल जो होगा उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। अच्छा, अब ये बात भी अभी आ गई कि सब शेल के अंदर भी क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, जिनको क्या कहा जाता है, रूम्स कहा जाता है। अच्छा, अब हर ऑर्बिटल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, नहीं, यहाँ आसानी आ गई कि हर ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे वो किसी भी सब शेल का ऑर्बिटल हो। सही है। तो हमें बात यहाँ तक याद रखनी है कि शेल्स कौन से हैं, उन शेल्स के अंदर कौन से नंबर सब शेल्स मौजूद हैं, उन सब शेल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अच्छा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मौजूद हैं कैसे पता चलेगा, हमें उसमें पता होना चाहिए कि उस सब शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मौजूद हैं। क्योंकि एक अगर ऑर्बिटल मौजूद है तो उसके अंदर 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, मतलब कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे हम बेसिकली उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उस स्पेसिफिक सब शेल के अंदर इतने ऑर्बिटल हैं, जिसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा दिया तो उस स्पेसिफिक सब शेल के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं मेरे पास। सही है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास डी आ गया, डी सब शेल क्या है, इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5। सही, इसके अंदर टोटल मिला के 5 ऑर्बिटल्स हैं, जिसके अंदर से आप अगर 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, विच इज़ हमारे पास आंसर आएगा क्या, 10। तो मकसद कहने का ये हुआ कि डी जो आपका सब शेल है वो अपने अंदर 5 ऑर्बिटल कंटेन कर रहा है और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। आसान हो गई बात। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब शेल्स अक्रॉस द 4 शेल्स। अब ये अक्रॉस द 4 शेल्स का मतलब कि वो वाले शेल जो कि क्वांटम नंबर्स जिनको कहते हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर्स के शेल हैं, या बेसिक जो कहने को कि जो एक आम अल्फाज में जैसे शेल कहते हैं। तो अगर एक नंबर 1 शेल है तो उसके अंदर क्या होगा, ये याद करना है, ये इसके अंदर कोई फैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, याद करने की चीज़ है कि फर्स्ट नंबर के अंदर क्वांटम नंबर 1 के अंदर कितने शेल होंगे, एक ही शेल प्रेजेंट होगा, कौन सा वाला, एस सब शेल। ये 1 किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये 2 नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस है कि ये सेल जो है, ये सब शेल जो है, ये स्पेसिफिक सब शेल किस शेल से अब जो है ना आपका बिलोंग करता है, इस वजह से ये 1 लगा है। और ये जो इसके ऊपर पावर लगी हुई है ना, ये पावर आपको क्या डिफाइन करेगी कि इस आपके पर्टिकुलर सब शेल के अंदर कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। सही है। और अगर इस कैपेसिटी को मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो ये मुझे क्या बताएगा, जैसे 2 है ना ये, अब ये पावर है, इसको जैसे यहाँ 2 है, 2 को डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 1, विच इज़ मेरे पास के इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं ये कैसे पता चलेंगे, इसकी पावर को डिवाइड बाय 2 कर दूँ। सही है ना, ये याद रखने की बात है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक जो सब शेल है, सही है, उसका जो डिजिट होगा वो हमने बता दिया एस, पी, डी एंड एफ आपके पास मौजूद है। अब एस जो है, अब इसका जो पहले, इससे पहले जो नंबर आ रहा है ये बता रहा है कि ये किस क्वांटम नंबर शेल से बिलोंग करता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर के हिसाब से कौन सा शेल से बिलोंग करता है, सिर्फ इस वजह से, कोई मल्टीप्लिकेशन का नहीं है। और ये जो पावर है ये दरअसल पावर नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जो के अंदर जिसको कह लो कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो बता रही है आपकी, अभी फिल वक्त मैक्सिमम कैपेसिटी बता रही है। वरना जब आपके पास पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बात की जाएगी ना, तो वो उसके अंदर जितने फिल वक्त मौजूद है ना तो वो बताएगी। मैं अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे पास शेल मेरे पास फुली फिल्ड है तो अगर उसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा उस पावर को, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ रूम इन अ पर्टिकुलर सब शेल कितने हैं। सही है। अच्छा, देन वी गोइंग टू डिस्कस द बोहर्स मॉडल। अब बोहर्स मॉडल क्या बता रहा है, बोहर्स मॉडल ये बता रहा है कि 2n²। अब 2n² क्या बता रहा है, 2n² टेल्स अस अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी ईच एनर्जी लेवल। अब मैं एनर्जी लेवल बोलूँ या मुझे इसको मैं शेल बोलूँ, बात एक ही है, या इसको मैं बोलूँ आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जी, यहाँ पे आपकी बात अभी समझ में आ जाएगी। तो वेयर n इज़ दी नंबर ऑफ द एनर्जी लेवल और द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सही है, ये अभी बात हमें समझ में आ गई कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो मैंने क्या फार्मूला लगाना है, मैंने लगाना है 2n²। अगर मुझे पता चलना है कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर एनर्जी लेवल या इन अ पर्टिकुलर शेल कितने मौजूद हैं, तो मैंने क्या करना है भाई 2n को मैंने मल्टीप्लाई इसको स्क्वायर कर देना है। अब 2n का स्क्वायर करने के लिए जैसे यहाँ मान लो मैंने 2 के ना निकालना है मुझे फोर्थ नंबर ऑफ जो शेल है, यानी कि क्वांटम नंबर के हिसाब से 4th शेल जो है उसका मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने 2 × 4 उसकी पावर स्क्वायर किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 32। सही है, ये एक बेसिकली बोहर मॉडल है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वांटम नंबर बोलूँ या शेल बोलूँ या एनर्जी लेवल बोलूँ, बात एक ही है। अच्छा,
अब ये शेल किस में डिवाइड होंगे, सब शेल में, या इसको मैं बोल दूँ कि ये एनर्जी लेवल डिवाइड हो जाएंगे सब एनर्जी लेवल्स में, और उसके बाद यही एनर्जी लेवल डिवाइड हो जाएगा ऑर्बिटल में। अच्छा, अब इसके अंदर एनर्जी जो है वो जब ऑर्बिटल या रूम की बात की जाए तो उसमें सेम रहेगी, लेकिन ये जो सब एनर्जी लेवल्स हैं इनकी एनर्जी विद इन दी शेल आपकी अलग अलग रहेंगी। सही है, ये बात अभी आगे जाके समझ में आ जाएगी। अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली अरेंजमेंट और ऑर्डर की ना, कि जो किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, अगर किसी भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने इसके सराउंडिंग में फिल करना है तो उसका क्या ऑर्डर होगा। तो बेसिकली वी गोइंग टू स्टार्ट विद द 1s2 देन 2s2 देन 2p6 देन 3s2 देन 3p6। रादर वी गोइंग टू लाइक कि हमारे पास हम 3 की काउंटिंग पूरी करें, 3D पे जाएं, पे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 3p से 4s पे। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ डायग्राम के हिसाब से देख लो ना, तो एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो हमें नीचे ही जाना चाहिए, हमें यहाँ पे नया एरो की तरफ नहीं जाना चाहिए, फिर डायग्राम ख़राब हो जाएगी। अभी सिर्फ डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ कि डायग्राम को याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से याद रख लो कि हम जिस तरह एरो जा रहा है, डायगोनल एरो जा रहा है, इसी तरह हम जो है ना जाएंगे। हम अपनी मंतिक नहीं लड़ाएंगे कि हमने देख लिया कि हाँ भाई ये 3s2, फिर उसके बाद 2p6, फिर 3d10 आना चाहिए, नहीं, फिर 3p6 के बाद 4s2 ही आएगा, फिर उसके बाद जाके 3d10 आएगा, फिर 4p6 आएगा, फिर आप समझो कि 4 की काउंटिंग कंटिन्यू हो गई, 4d10 एंड देन 4f14। देन हमारे पास आ जाती है ये बात कि द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जो आपकी जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट की जाए, उसका ऑर्डर जो अरेंजमेंट है ना वो यही रहता है कि ये अरेंजमेंट ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा, कि पहले आपका 1s2 बढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, फिर 3d10, 4p6, फिर उसके बाद 4d10 और फिर उसके बाद 4f14। ये आपका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, इसी ऑर्डर के अंदर ही आपके पास शेल जो है वो फिल किए जाएंगे। सही है, लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो प्रेजेंटेशन है, यानी कि जिस तरीके से वो प्रेजेंट किया जाएगा, उसके मल्टीपल वेज हैं। सही है ना, जिसके अंदर क्या क्या मौजूद है, इंक्लूडिंग दी इलेक्ट्रॉन इन दी बॉक्स एंड दी सब शेल नोटेशन। ये दो आपके तरीके जो है वो आपके सिलेबस में मौजूद हैं, तो ये पता होना ज़रूरी है, बाकी ज़्यादा पता होना ज़रूरी नहीं है फिल वक्त के लिए। अच्छा, पहले आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स इन दी बॉक्स नोटेशन के ऊपर। अब बेसिक हमें क्या पता चलना है, ये अब डायग्राम देख के क्या पता चल रहा है कि बाय द टाइम कि लोएस्ट एनर्जी किसके पास है, हमारे पास लोएस्ट एनर्जी है आपका क्वांटम नंबर 1 के सब शेल एस के पास। सही है, फिर उसके बाद इसी तरह से ये एनर्जी बढ़ते जा रही है, मतलब जिस तरह से हम न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, सही है, हमारे या तो हमारा क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है, तो हमारे पास क्या होता जा रहा है, एनर्जी भी उसके साथ साथ बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या स्टेट कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, मीन द लोएस्ट एनर्जी लेवल या लोएस्ट एनर्जी सब शेल विल गेट फिल्ड फर्स्ट। अब ये जो आपका जो लोएस्ट एनर्जी सब शेल है वो आपका सबसे पहले जो ना भरा जाएगा, फिर उसके बाद जाके आपका हल्के हल्के करते करते एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरह आपके इलेक्ट्रॉन्स की जो फिल करने का तरीका है वो यही है कि लोएस्ट टू हाईएस्ट हम एनर्जी के अंदर करते रहेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया कि सेम वही बात कि जो चीज़ न्यूक्लियस के या न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में कम रहेगी उतनी ही उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। सही है, फिर उसके बाद पॉली एक्सोल्यूशन जो है आपका ये जो आपका पॉली एक्सोल्यूशन जो प्रिंसिपल है वो क्या कर रहा है, स्टेट कर रहा है ईच ऑर्बिटल विद इन द सेम सबशेल कंसिस्ट ऑफ द सेम एनर्जी लेवल। कि आप जो मैंने पहले बात बताई कि आपका ऑर्बिटल्स जो आ गए, मतलब कि सबशेल्स फर्दर डिवाइड किस में हुए थे, ऑर्बिटल्स में हुए थे, लेकिन ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये इनकी एनर्जी लेवल सेम है, ये इसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ये इसके अंदर कोई बेसिकली कोई डिस्टिंग्विश बात नहीं है कि एक रूम का कुछ और होगा मामला, एक ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ और होगी तो दूसरा ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ और होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, बहरहाल सब शेल्स विद इन द शेल जो है उनकी एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन विद इन दी सब शेल्स ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं है। एंड एवरी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस तरह कह लें कि एवरी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑक्यूपाई मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक से ज़्यादा मतलब एक से 2 से कम तो हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल के अंदर, सही है ना।
लेकिन दो से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी या आप कह लो कि जो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो पर ऑर्बिटल वो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास हंड रूल्स। अब हंड रूल्स क्या बता रहे हैं हमें? हंड रूल्स ये बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग इन द सेम ऑर्बिटल्स या रूम मस्ट हैव द स्पिन रिपल्जन। अब स्पिन रिपल्जन का मतलब ये कि आपका समझो ये एक ऑर्बिटल मैंने बनाया, ये एक ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक इस तरफ आपका जो है ना मूव कर रहा है, तो दूसरा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं सर ये तो दोनों क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। नहीं, क्लॉकवाइज भी बेसिकली अगेंस्ट होता है। अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा हो, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो, तो ये सेम डायरेक्शन हो गई ना कि बेसिकली। अब अगर मैं देखो ना, ये इस तरह से बताता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, ये सही है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, अगर दोनों ही नीचे की तरफ आ जाएं, सही है, तो इनका क्या डायरेक्शन डिफरेंट हो गई, सही है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे है, एक ऊपर जाना चाह रहा है, एक नीचे जाना चाह रहा है, तो इट स्टेट ये के बात बता रही है कि ये अपने ही मोशन में रहेगा, यानी कि ये दोनों आपस में कभी भी टकराएंगे नहीं। तो इसी की रिपल्जन को क्या कहते हैं? स्पिन रिपल्जन कहते हैं। बेसिकली दे स्पिन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है, दे स्पिन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देन वी गोइंग टू लाइक हैव हमारे पास सबशेल नोटेशन, एंड देन सबशेल नोटेशन लाइक इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमने डिस्कस किया, हमारे सिलेबस में है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपके पास जो है ना, थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि मज़ेदार कंटेंट जो है ना शुरू हो जाएगा। देखें भाई, हमारे पास आ गया ब्रोमीन, जैसे हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया, खैर ये हमारे पास सिलीनियम था। सिलीनियम को अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, सिलीनियम के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो हमने देखा 1s2 से शुरू किया, 1s2 के अंदर डाले इलेक्ट्रॉन, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4d10, 3d10। अब 3d10 में नहीं डालना है, क्यों? क्योंकि पहले हमें डालना है 4s2 के अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट, कि हमारे पास डायग्राम ख़राब हो जाएगी। सिर्फ अभी ध्यान में रखने के लिए 3p6 से हम क्या इसमें डालेंगे? 4s2 के अंदर, लेकिन इसका बाकायदा कॉन्सेप्चुअल रीज़न है जो कि आगे हमारे पास मौजूद है, आज की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, सही है। फिर उसके बाद हम फिल करेंगे 3d10 के अंदर, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे कंटिन्यू विद द काउंटिंग ऑफ द 4, जिसके अंदर हमारे पास 4p6 आ गया, और 4p6 के अंदर हमारे पास आपके पास समझे 2 लोन पेयर बच गए, कि यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की हम और भी जगह रख सकते हैं। तो इसको हम ये कहेंगे कि यार कि एक जो आपका सिलीनियम है उसके अंदर 34 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। गिनने से हम गिन लेते हैं कि ये आपके पास आ गए 4p सबशेल में कितने? 6 हैं, सही है। अच्छा, अब ये 4p सबशेल के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते थे? 1 मिनट, हाँ, मैक्सिमम कितने हो सकते थे? यहाँ पे मिस्टेक कर दी कि ये 4p6 लिख दिया हमने, ये 4p6 नहीं है, बेसिकली ये 4p4 है, सही है। सिलीनियम की बात की जा रही है अगर, तो ये 4p4 है, मैक्सिमम 4p6 हो सकते थे, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जब हमारे पास आ गया 4 + 2 6, अब फिर से 10, फिर उसके बाद +6 +2 +6 +2 +2, तो ये हमारे पास टोटल नंबर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए? दैट कंपाउंड दैट एलिमेंट नेम एज दिस सिलीनियम कंटेन्स, जो हमारे पास क्या है वो कितने करता है? 34 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, सही है। अब हमारे पास एक और नया तरीका आ गया, एक नया मेथड आ गया, जो कि बेसिकली प्रेजेंटेशन का है, किसका? सेल बोल रहा हूँ, सॉरी, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो वो क्या है? एक और हमारे पास एक मेथड है जस्ट लाइक कि हमारे पास प्रेजेंट करने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही है। हमारे पास ब्रोमीन आ गया, हमने फिल किया, 35 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसके अंदर, प्रोटॉन नंबर उसका 35 प्रोटॉन नंबर है, तो पता चल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ देखें 3p6 के बाद मैं 3d10 जाने के बजाय कहाँ गया? 4s2 पे, सही है। फिर देन 3d10 एंड देन 4s5। क्यों 4s5? क्यों भाई? क्योंकि इसके आखिर में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए? अगर सम करें तो हमारे पास ये 35 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, एक लोन पेयर मौजूद है, खैर वो अलग कहानी है, बात है। अच्छा, फिलिंग, अब यहाँ पे बात हमारे पास आ रही है, वाई वी आर फिलिंग द 4s सबशेल फर्स्ट बिफोर द 3d सबशेल। ये हमारे पास हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम 4s सबशेल को पहले फिल कर रहे हैं 4d सबशेल से? तो इसकी वजह क्या है? एज द एनर्जी लेवल्स बिकम लार्जर, जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स जो है अभी अब आगे चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह हमारे पास और भी ज़्यादा तरीके से ग्राफ्स के अंदर हमें बात समझ में आएंगी कि सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स जो होती हैं उनका जो ग्राफ होता है,
तो उसके अंदर हमें बात ये बात आगे चल के और वाज़ेह होती जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अच्छा, अभी के लिए ये बताएं कि जिस तरह से एनर्जी लेवल बढ़ रहा है तो इसकी वजह से स्पेसिंग बिटवीन दी सक्सेसिव शेल्स क्या है वो आ जाती है, कम हो जाती है, बिकम लेस, विच कॉजिंग एन ओवरलैप अमंग द 3D एंड द 4S सबशेल। ये जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास 4S सबशेल है जो ग्रीन से बना हुआ है, जो 3D सबशेल है जो ब्लू से बना हुआ है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक ओवरलैप आ गया, जिसके अंदर क्या हुआ कि आपका 4S सबसेल जो थोड़ा बाहर होना चाहिए वो थोड़ा सा लाई कर गया डाउनवर्ड्स, और जो 3D सबसेल है जो कि अंदर होना चाहिए वो क्या हो गया, वो थोड़ा सा लाई कर गया आपका लिटिल बिट हायर। सही है। अब ये इसकी वजह क्या बनी भाई, इसकी वजह बेसिकली यही बनी कि आपके पास जो सक्सेसिव शेल्स के बीच के अंदर जो स्पेसिंग है वो हो गई कम। इसकी वजह क्या कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं तो उसका रेडियाई भी बढ़ता जाता है, लेकिन आपके पास जब एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस कम हो जाता है तो इसकी वजह से ये क्या करता है, कॉज करता है ओवरलैप, जो कि किसके बीच में होता है, 3D एंड 4S सबसेल के बीच में एक ओवरलैप होगा, जिसके अंदर 4S ज़रा सा नीचे आ जाएगा, 3D थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब हम लोअर एनर्जी से डेप्थ फिल करते हुए आ रहे हैं तो हमारे पास पहले किसको देखेंगे, हम 4S को देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे 3D सबसेल की तरफ। अच्छा, ये तो हमारा कॉन्सेप्चुअल आपका कॉन्सेप्ट है ना, जो कि हमें आंसर में लिख के आना है, लेकिन दिमाग में याद रखने के लिए जो कि हम लिख के नहीं आएंगे, सही है, वो क्या है बेसिकली, हमें ये देखो कि एक बहुत कॉमन मिसाल है, हम आए तंदूर पे आए, अब आप देखें लाइन लगी हुई है, आपसे आगे वाले को 10 रोटियां लेनी है, आपने 2 रोटियां लेनी है, तो तंदूर वाला क्या करेगा भाई, आपकी 2 दे के फारिग करेगा, और यार उसकी तो 10 है ना, वो थोड़ा वेट कर सकता है, ये 2 वाला बेचारे 10 वाले के चक्कर में फंस जाएगा। तो एक इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि हम क्यों भाई हम क्यों फिल कर रहे हैं भाई 4S सबसेल को, क्योंकि भाई हमारे पास जो है ना 3D के अंदर टाइम लगेगा, तो हमने सोचा भाई 4S पहले कर देते हैं। ये सब याद रखने के लिए, ये असल कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है कि ओवरलैप आ जाएगा, ओवरलैप की वजह से बेसिकली स्पेसिंग खत्म हो जाएगी, बीच में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ओवरलैप आ जाएगा, जिसके अंदर 4S थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और 3D थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और जिसकी वजह से आपका 4S सबसेल जो है वो पहले फिल हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी एक नोट है, नोट क्या है भाई, वंस अ 4S सबसेल गेट फिल्ड देन इट्स मूव आउटवर्ड्स फ्रॉम द 3D सबसेल। जब इसका फिल हो गया, इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, तो ये क्या करेगा, वापस अपनी ओरिजिनल जो जगह है, ओरिजिनल जो आपकी लोकेशन है उस पर आ जाएगा, और जब आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी मतलब कि अभी तो बताने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब क्या आपका एक्सट्रैक्शन जो हो रही होगी इलेक्ट्रॉन की, तो उसके वक्त के अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपका 4S सबसेल से पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा कंपेयर टू दी 3D सबसेल्स। क्या अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सट्रैक्शन की बात आएगी, जब भी 4S सबसेल पहले ही आएगा, चूँकि वो बाहर चला गया अब, तो अगर एक्सट्रैक्शन की बात होगी तो हम पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे किस में से, 4S सबसेल में से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसकी तो जो है आपकी जो सबसेल या सब एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा ही है ना 3D सबसेल से। सही है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, अब ये दोनों नोटेशन से हमने जो ना इसकी एग्जांपल्स देखी हैं। हम करते हैं स्टार्ट, ये एक मिनट चलें। सोडियम आ गया, सोडियम के पास हमने देखा 11 प्रोटॉन नंबर इसका मौजूद है, एटॉमिक नंबर मौजूद है। हमें पता है एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू दी इलेक्ट्रॉन नंबर। तो हमने देख लिया, इसको हमने डालते गए शेल्स के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s2 के अंदर हमने देखा भाई 3s2 से पहले 11 पूरा, मतलब 3s2 में 12 हो जाएंगे। तो हमने कहा भाई इसके पास तो 11 हैं, तो हमने कहा एक इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होगा। सही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सिलिकॉन के ऊपर। सिलिकॉन का क्या है, सिलिकॉन का आपका एटॉमिक नंबर है 14 मतलब कि इसका प्रोटॉन नंबर भी 14 और इलेक्ट्रॉन नंबर भी 14। सही है। तो हमने कहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब 3p2 हो गया। अब 3p2 जब हुआ तो हमें ये बात पता चल गई कि हमारे पास 3p6 होना था। तो हम 3p2 क्यों बोल रहे हैं भाई, 3p2 इस वजह से बोल रहे हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही ख़त्म हो गए, जहाँ तक हमने फिल करना था हमने कर दिया। हाँ, अब यहाँ पे आइए असल कॉन्सेप्चुअल मामला, कि जब भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जैसे यहाँ पे हुई है
कि हमने 3p सबशेल जो है आपका 3p बॉक्स नोटेशन जो आपको दिख रही है, इसके अंदर कितने की रूम्स हैं? अभी अभी 1 2 3 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स के रूम बाकी हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी जो है ना ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा एक ऐसे ऑर्बिटल के अंदर जो कि खाली है। सही है। एक समझ लो कि जिस तरह से कि एक अगर आम मिसाल दी जाए कि अगर रूम्स खाली हैं होटल में और गेस्ट कम हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, हमने देख लिया कि यार गेस्ट को अगर हमने अच्छी सर्विस देनी है, दोबारा वापस होटल में बुलाना है, तो हम क्या करते हैं, यार भले से इनका डबल बेड का है, बुकिंग डबल बेड है, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, रूम्स तो हमारे खाली हैं, हम दोनों को सिंगल बेड एक्सपीरियंस दिलवाते हैं। एक एक को अलग अलग रूम देंगे, जहाँ एक रूम के अंदर डबल बेड तो है लेकिन हर पर्सन को हमने क्या कर दिया, अलग अलग रख दिया, ताकि वो उसकी एक्सपीरियंस जो है, उसने तो सोचे यार कि मैंने तो बुक तो जो है ना 2 किए थे, मैं अलग अलग प्राइवेटली रह के आ रहा हूँ, तो एक रेटिंग बढ़ गई एक तरीके से याद रखने के लिए। अच्छा, लेकिन हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम जब फिल करेंगे वो इसी तरह करेंगे कि अगर जिस ऑर्बिटल के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हम उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, ऐसे नए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद सिरे से ना हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपना ए आर पे। ए आर मेरे ख्याल से आर्गॉन है, आर्गॉन 18। अब ये टोटली जो है आपका फिल्ड है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इसी को बॉक्स नोटेशन में लिख देंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगी। क्यों इस बॉक्स नोटेशन मैंने थोड़ी 3s2 से इस्तेमाल की, मतलब लिखना शुरू किए, क्योंकि फिर जगह का मसला हो रहा था, तो इससे पहले वाली पता है कि इसी तरह से लिखी जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम Fe 26 इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर मौजूद हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। एज यूजुअल हमें पता है भाई 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 3p के बाद 4s आएगा, 4s2, फिर उसके बाद 3d6। 3d6 की हमें याद है कि मैक्सिमम 3d सबशेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास गुंजाइश होती थी, वो है हमारी 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमारे पास फिल वक्त मौजूद 6 हैं। तो हमने क्या किया, पहले 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन एक एक अलग अलग ऑर्बिटल में फिल कर दिए। फिर हमने देखा यार कि ये तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक एक करके ऑर्बिटल में फिल हो गए, लेकिन एक ना एक इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करना पड़ेगा विथ सम लाइक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल करनी पड़ेगी। तो इस तरह हमने फिल कर दिया। अब आते हैं हम एक्सेप्शन के ऊपर। अब ये जो एक्सेप्शन है ना, हमने ऊपर सेम केस एफ ई के अंदर हमने क्या किया, हमने ये काम किया कि अभी थोड़ा सेम नहीं है लेकिन समझने के लिए, कि हमने ये किया कि इसका जो है शेयरिंग जो है वो करा दी। सही है। अब जाहिर सी बात है भारत मजबूरी कर रहा है शेयरिंग, लेकिन करना पड़ गई इसको। अब एक्सेप्शन में देखते हैं, क्रोमियम है और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ 2 ही हैं, एक क्रोमियम है एंड दूसरी कॉपर है। तो क्रोमियम को हम फिल करते हैं नॉर्मली, कैसे फिल करते हैं हम, ये गलत तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए और यहाँ पे 3d4 होना चाहिए। सही बात है। लेकिन हमने क्या किया, इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए, शेल की पूरी सब शेल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ होना चाहिए इसको हमने शिफ्ट कर दिया इस वाले ऑर्बिटल के अंदर। सही है। इट इज़ नॉट द एक्साइटेड स्टेट। अब आगे चल के हम बढ़ेंगे भाई ये एक्साइटेड स्टेट क्या है। सही है, लेकिन ये एक ग्राउंड स्टेट ही है। सही है, क्रोमियम की, लेकिन ये इसका बाय नेचर या बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरीके से है। सही है। इसी तरह कॉपर को भी देखा जाए तो हमने 4s2 को पूरा भरने के बजाय हमने 3d को पूरा भर दिया। क्यों भाई, क्योंकि ये इसकी नेचर है, एक्सेप्शन है ना। तो अब इसकी एक्सेप्शन का मतलब कोई ना कोई रीज़न तो हमें बताना है, तो हमने ऐसे ही रीज़न बना दिया कि दीज, अच्छा ये सिलेबस के अंदर है रीज़न। सही है ना, ऐसे ही मतलब कि कुछ इसका ख़ास रेफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हमें याद करना पड़ेगा। दीज कॉन्फ़िगरेशन, सही है, दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एक्सेप्शन जो हैं occurs because half filled or the half filled d subshell या full filled d subshell are energetically more favorable upon the s subshell। ये आप कहने का मकसद ये समझ लें कि आपके जो आधे या पूरे भरे हुए जो इलेक्ट्रॉन से आपके जो शेल्स हैं, सब शेल्स हैं 3d, वो क्या है, ज़्यादा फेवरेबल हैं कंपेयर टू दी फुल फिल्ड 4s सबशेल। सही है। फिर आ जाते हैं हमारे पास शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है ये तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की करने की। जैसा कि अगर मैंने देखा आपके पास आ गया पोटेशियम
पोटेशियम, सही। अब पोटेशियम के अंदर क्या है, इसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब मुझे पता है आर्गॉन का जो है वो होता है 18 एटॉमिक नंबर होता है। हमने क्या किया, 18 को देखा और 18 के बाद हमने धड़ाधड़ आगे हमने लगाते गए। आगे वैसे इतनी जल्दी आगे चलेगा नहीं, ये जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन लगना था, तो हमने 4s के अंदर करके 4s1 कर दिया। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कॉपर, 29 इलेक्ट्रॉन्स। आर्गॉन तक पता चल गया 18 के बाद वही कॉपर की एक्सेप्शन की जो बात की थी हमने, 4s के अंदर 1 आएंगे और 3d के अंदर पूरा फिल्ड होगा। ये दो याद रख लो नाम, कॉपर और क्रोमियम। इनका 4s सबशेल हमेशा आधा खाली होगा और 3d सबशेल जो होगा क्रोमियम का वो आधा होगा और 3d सबशेल कॉपर का क्या होगा, वो पूरा फिल्ड होगा, सही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्लोरीन के ऊपर। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन 17। अब क्लोरीन 17 है तो नियॉन का मुझे पता है, नियॉन का क्या होता है भाई, 10 होता है। नियॉन फुल फिल्ड है, सही है, 1s2 2s2 2p6। इसके अंदर कोई रूम बाकी नहीं है, कोई ऑर्बिटल बाकी नहीं है किसी सबसेल के अंदर। तो हमने कहा भाई ये फुली फिल्ड है, इसका ऑक्टेट मुकम्मल है, सही है। हमने कर दिया ये कि हमने इसके रखा इसको एज अ रेफरेंस और उससे आगे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करी और पेपर में इस तरीके से आती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया आयनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे Fe की हमने डिस्कस करी जो कि ऊपर थी, इसी तरह हमने लिख ली। अगर हमने देखा कि Fe3 पॉजिटिव, मतलब कि इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। तो हमने ये बात डिस्कस कर ली कि जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बारी आएगी 3p और 4s के मामले में, तो हमारा क्या करेगा, जो आपका 4s होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। पहले तो हमने देखा कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने, 3, सही है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने। तो हमने तो ये बात समझ में आ गई कि 4s यानी कि 4s की एनर्जी तो सबसे ज़्यादा है ही ना, तो 4s से पहले लूज़ हुआ, फिर उसके बाद 3d से हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया, सही है। फिर उसके बाद क्लोरीन की बारी आती। क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने गेन कर लिया, सही है, गेन कर लिया। तो इसके आउटर मोस्ट शेल जो है, या जैसे कह लो कि उसका आउटर मोस्ट सब शेल के जितने ऑर्बिटल्स हैं वो पूरे हो गए, उसके अंदर कोई लोन पेयर बाकी नहीं बचा। अब व्हाट इज़ मेंट बाय द ग्राउंड स्टेट, ये भी बड़ा ज़रूरी सवाल है। तो इट इज़ अ स्टेट व्हेन अ इलेक्ट्रॉन आर एट द एग्जैक्ट सेम लोकेशन एज देयर ओरिजिनल स्टेट। कि जितनी हमने बातें करी हैं अभी तक, ये सारी हमने क्या बातें करी हैं, जितनी एग्जांपल्स देखी हैं, ये सारी हमने ग्राउंड स्टेट की ही एग्जांपल्स ली हैं। हमने इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट की बात अभी तक नहीं छेड़ी। अब आ जाते हैं एक्साइटेड स्टेट्स के ऊपर। अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, व्हेन अ इलेक्ट्रॉन एटम या इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम और एन आयन गेन एनर्जी, किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में, हीट के इन्फ्लुएंस में आके कर ले या किसी और की चीज़ के इन्फ्लुएंस में आके अगर एनर्जी गेन कर ली, सो द इलेक्ट्रॉन गेट प्रोमोटेड टू द हायर सब एनर्जी लेवल और सम टाइम द हायर एनर्जी लेवल। हायर सब एनर्जी लेवल का मतलब ये कि वो उससे बाद वाले सब शेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, या हायर आपका एनर्जी लेवल का मुराद ये है कि प्रोमोटेड टू द हायर एनर्जी लेवल, मतलब कि उसका जो शेल था क्वांटम नंबर का, हो सकता है उसके बाद वाले क्वांटम नंबर के अंदर शिफ्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी। अभी आप देखें कि सल्फ़र का हमारे पास जो बेसिक आपका जो आपका ग्राउंड स्टेट होता है, उसके अंदर सल्फ़र की होती है 1s2 16 सब में रहेंगे। देखिए ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 सब में रहेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि आप सल्फ़र की फर्स्ट आपके जो है ना स्टेट बताएं, आपकी एक्साइटेड स्टेट बताएं या सेकंड बताएं। अभी इंशाल्लाह आपको हल्की हल्की प्रैक्टिस होती जाएगी। अच्छा, बात कर लेते हैं सल्फ़र की स्टेट की, ग्राउंड स्टेट की। तो ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 3p4 क्यों भाई, इसका 16 नंबर पूरे हो गए। तो हमने क्या किया भाई, 3p6 की जगह थी, हमने 3p4 कर दिया, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही उससे ज़्यादा है ही नहीं सल्फ़र के पास कि वो उसके अंदर फिट हो। अब यहाँ मसला ये आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक कर रहा है बेचारा शेयरिंग। अब ये निकलने के चक्कर में है, अब इसको चाहिए किसी न किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आए, ये अगला आपके प्रोमोट कर जाए, इसकी एनर्जी बढ़ जाए। क्योंकि ये वैसे ही रिपल्जन अपने पास फेस कर रहा है, तो रहना तो नहीं चाह रहा है इस जो है ना टॉक्सिक माहौल में, लेकिन ये क्या करना चाह रहा है कि मैं किसी तरह प्रोमोट हो जाऊँ। तो जब आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपकी सल्फ़र की बनी, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब यहाँ 4 था, 4 से क्या हुआ, आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ ऐड हो गया, 3d10 के अंदर। इसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसको सुकून हो गया भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थी फेस करने के लिए। जब आपका उसकी एनर्जी लेवल बढ़ गया, जब एनर्जी लेवल बढ़ गया तो वो प्रोमोट हो गया किसके ऊपर, 3d सब शेल के अंदर, 3d सब शेल के ऑर्बिटल में आ गया वो,
और अपनी हंसी खुशी रहने लगा। फिर उसके बाद अब इसको जो ना मामला ख़राब हुआ कि भाई जब पूरे ही क्वांटम नंबर के अंदर सारे शेल जो सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिर्फ विद इन अ सिंगल ऑर्बिटल घूम रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं घूमूं भाई। जब दूसरी दफ़ा दूसरी एक्साइटेड स्टेट की बात करी जा रही है, तो इसके अंदर ये जो 3s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला जो कि रिपल्जन फेस कर रहा था, उसने भी क्या किया, उसने भी भाई साहब प्रोमोट होके वो आ गया 3D सब शेल के ऑर्बिटल के अंदर। तो अब कहने का मकसद ये है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन दी 3 सब शेल 3 शेल यानी कि नंबर 3 क्वांटम नंबर के थर्ड नंबर ऑफ शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सल्फ़र के, उसकी सेकंड स्टेट के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके सिंगल ऑर्बिटल के अंदर घूम रहे होंगे। सही है ना। तो इसी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम क्या करेंगे, वो हम इसको इस तरीके से बताएंगे। ये तो एक मिनट, ये गलत हो गया यहाँ पे। 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 एंड 4d2। सही है। ये आपकी आ गई पूरी की पूरी आपकी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा बहरहाल ये आपका सेकंड स्टेट हो गई, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा अब इस एक्साइटेड स्टेट का फ़ायदा क्या हो रहा है, पहले आप ये देखें कि आपके पास इस स्टेट के अंदर ग्राउंड स्टेट के अंदर लोन पेयर कितने थे। आपके पास लोन पेयर थे सिर्फ और सिर्फ 2, जिसके साथ आपका हाइड्रोजन ही बॉन्ड कर सकता था सल्फ़र के साथ। फिर अगर आपने एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर आए तो आपके पास कितने लोन पेयर बच गए, 1 2 3 4 लोन पेयर आपके पास आ गए। तो आपके पास समझे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनने की सलाहियत मौजूद है। तो इट हैज़ अ पोटेंशियल टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। सही है। तो हमने क्या किया, एस का बॉन्ड फिर O के साथ O2 के साथ भी बन सकता है, क्योंकि एक जो आपका ऑक्सीजन की जो होती है वो जो चार्ज होता है उसका -2 होता है। सही है, मतलब कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकती है। तो इसकी मतलब कहने का ये है कि इसके 2 लोन पेयर 4 लोन पेयर थे, तो एक आपका ऑक्सीजन 2 लोन पेयर जो ना पूरे करेगा और एक ऑक्सीजन 2 लोन पेयर पूरे करेगा। तो आपका ये सल्फ़र 2 ऑक्सीजन एटम के साथ बाइंड कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या है भाई कि अगर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आपके पास लोन पेयर मौजूद हैं जो कि 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, SO3 का भी बॉन्ड बन सकता है। सो इससे ये फ़ायदा होता है कि लोन पेयर्स बढ़ जाते हैं, और जब लोन पेयर्स बढ़ते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है किस चीज़ की, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। चलें जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द शेप्स। अब आपका जितने ऑर्बिटल्स हैं ना वो उनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके अलग अलग शेप्स हैं। ऑर्बिटल विद द सबशेल्स हैव द सम एनर्जी, ये हमें बात पता है। ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड द मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, अब ये बात हमें कौन बताता है, ये बात हमें बताता है, याद करें कि हमारे पास पॉली एक्सक्लूशन जो आपका प्रिंसिपल है उसके अंदर ये बात लिखी गई है कि एक इलेक्ट्रॉन एक जो आपका ऑर्बिटल है वो कितने कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। विद द रेफरेंस हम ऊपर से आके देख लेते हैं एक नज़र कि ये बात पॉली एक्सक्लूशन आपका प्रिंसिपल ने लिखी है, स्टेट की है दैट द एवरी ऑर्बिटल कैन नॉट मतलब कि ईच ऑर्बिटल कैन नॉट ऑक्यूपाई मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। सही है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जा सकते। फिर उसके बाद आ जाता है एस सब शेल्स कंसिस्ट ऑफ द वन स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल। आपका 1 तो हमें पता था कि एक आपका ऑर्बिटल होता है एस सेल में, एस सब शेल में, लेकिन हमें ये बात भी पता चल गई कि उसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। अब हम आ जाते हैं पी सब शेल के ऊपर। पी सब शेल्स कंसिस्ट ऑफ द 3 ऑर्बिटल्स, ये बात पता है हमें, विच आर डम्बल्ड शेप। अब ये जो आपका जो पी ऑर्बिटल जो होगा, पी सब शेल का जो ऑर्बिटल है ये क्या है, ये डम्बल्ड शेप है। सही है, एंड ओरिएंटेड एट द राइट एंगल टू ईच अदर। अब यानी कि एक दूसरे से ये दोनों राइट एंगल के ऊपर मिले हुए हैं। अच्छा फिर उसके बाद अगर हम बात की जाए, हमारे पास दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन शोन
of the quantum number 2 shell. सही है. This shell consists of the total 8 electrons with one spherical shape S, यानी 1s spherical subshell, यानी कि S subshell आपके पास इसके अंदर मौजूद है, and the three orbitals of the थ्री ऑर्बिटल्स ऑफ द पी सबशेल, यानी कि पी सबशेल जो है आपका उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो वो कंटेन कर रहा है ये 2 आपका सेकंड नंबर का आपका जो है क्वांटम नंबर का शेल. अब इसकी ज़रा से हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि आपके एस सबशेल जो है विच इज़ द स्फेरिकल, जैसा हमने बताया, लेकिन पी सबशेल जो है वो क्या है, वो स्फेरिकल नहीं है, डम्बल शेप्ड है, और ये अलग अलग एक्सेस के अंदर मौजूद है. दिस इज़ दी पी एक्स सबशेल, जो कि पी एक्स यानी कि एक्स एक्सेस पे जो बना हुआ है उसको हम पी एक्स कह रहे हैं, पी वाई एक्सेस पे जो बना हुआ है उसको हम कह रहे हैं कि भाई ये पी वाई है, और जो पी जेड के एक्सेस के अंदर बना हुआ है तो उसको कहना है पी जेड ऑर्बिटल है ये. सही है. तो ये बेसिकली इसके शेप्स हैं और इनका खासा आगे जाके काम आते हैं और इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद रखने की चीज़ें हैं. इसके अंदर हम कुछ ज़्यादा कुछ कर तो नहीं सकते कि भाई पी शेप ऑर्बिटल है तो मतलब पी का ऑर्बिटल का शेप जो है वो डम्बल क्यों है या एस का स्फेरिकल क्यों है. नहीं, ये याद रखने की चीज़ें, और ये तो बड़े आसान शेप्स हैं अगर कंपेयर करें जो कि सिलेबस में नहीं है, डी एंड एफ, तो इनके तो बड़े मुश्किल और जो है ना ख़तरनाक किस्म के जो है वो शेप्स हैं, और अलग अलग ऑर्बिटल के अलग अलग एक्सिस के ऊपर बात की जा रही है तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है वो. अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन. बेसिकली ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर का जितना आपका कंटेंट है ना, खुसूसी तौर पे वो कंटेंट जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक जो अपीयरेंस है, यानी किसी एक एटम की अपीयरेंस है, उसके ऊपर बातें जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मामला, वो तकरीबन आपको याद करना पड़ेगा, आपको हिफ्ज़ करना पड़ेगा, दिमाग में रट्टा लगाना पड़ेगा, तभी जाके होगा. जिस तरह से अब इसका कोई पीछे हम कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि हम क्यों बोल रहे हैं भाई, ये हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, इनके स्टेट्स हैं. अब इनके अगर प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे ना कि इन्होंने ये बात क्यों स्टेट करी, तो वो तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा कुछ है नहीं. सही है. तो जिनके ये स्टेट्समेंट्स हैं, उन्हीं स्टेट्समेंट के हिसाब से हमने एक आपका एटम का एक अपीयरेंस हमने या एक एटम का स्ट्रक्चर हमने दिमाग में बना लिया, जिससे हमने नाम दे दिया भाई कि दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर नेम एज द एटॉमिक स्ट्रक्चर. ख़त्म हो गई बात. अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन. अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मामला शुरू हो रहा है कि जो बोरिंग पार्ट था वो ख़त्म हो रहा है. ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एस एंड पी ऑर्बिटल. अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी भाई? देखें, अगर तो मुझे कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है ना, तो मेरे पास एक ऐसा बॉन्ड है जिसके आखिरी जो बॉन्ड है ना, जो आउटर मोस्ट सबशेल है जिसका, वो क्या है, वो एस ऑर्बिटल है. एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट सबशेल क्या है, जिसका आउटर मोस्ट सबशेल क्या है, वो आपका डम्बल शेप है, यानी कि पी ऑर्बिटल है. सही है. अच्छा, तो अब इन दोनों का आपस में कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं बन सकता, तो इन्होंने क्या किया कि एक तरीके से आपका फॉर्मेशन करवाई किसकी, अ न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. सही है. अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेगा, ये एक तरीके से आपका इस तरीके का जो है ना एक ऑर्बिटल बन गया जो कि विद द टाइम आपका एस ऑर्बिटल से भी आपका जो है लिंक कर सकता है और पी ऑर्बिटल से भी लिंक कर सकता है. तो ये हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती रहती है. इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये आगे का टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे. बेसिकली तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैव द मॉडिफाइड शेप, जो हमने अभी डिस्कस किया कि इसका जो बेसिक जो मतलब मकसद है वो यही है, टू गेट द मॉडिफाइड शेप ऑफ द ओरिएंटेशन, टू गेट द मॉडिफाइड शेप ऑफ द ऑर्बिटल. सही है. एंड द ओरिएंटेशन कंपेयर टू द ओरिजिनल एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक का जो आपका ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल था उसके कंपैरेटिवली हमें बस क्या चाहिए, एक मॉडिफाइड शेप चाहिए, एक मॉडिफाइड ओरिएंटेशन चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग का जो सिलसिला है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए, विच अलाउज फॉर द मोर एफिशिएंट एंड द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्मेशन. बेसिकली ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर फॉर्मेशन की बात जो है वो कोवेलेंट की बात ही हो रही है, जाहिर सी बात है, चूँकि आपकी आयनिक के अंदर तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कि सिर्फ कोवेलेंट ही एक ऐसा टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जिसके अंदर आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. सही है. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर इस लेक्चर्स के अंदर कोई मामला समझ में नहीं आए तो इसकी इंशाल्लाह ताला आप क्वेरीज भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह सबके जवाब दूँ, और साथ साथ आपके पास एक
मैं जितनी भी वीडियोस मैं अब तक डाल रहा हूँ उन सब के नीचे आपके पास एक ड्राइव का लिंक मौजूद है। उस ड्राइव के लिंक के अंदर ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे और इंशाल्लाह उस ड्राइव को हम बाय द टाइम अपडेट करते रहेंगे। उसको अपडेट करने से ये होगा कि उसके अंदर इंशाल्लाह नीयत हमारी ये भी है कि हम उसके अंदर टॉपिकल पास पेपर्स और ईयरली पास पेपर सॉल्व और अनसॉल्व दोनों डालें इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। So take care and Allah Hafiz.